अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स का एक पूरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो शुरुआत में टॉपिक्स हैं उसमें एक टॉपिक है मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट और काजेज़ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। क्योंकि मुस्लिम रूल में जो आखिरी एम्पायर था मुसलमानों का इंडिया में, उसका नाम था मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ इंडिया में, उसकी जो वजूहात हैं उसमें मेन जो है वो तीन हेडिंग्स हैं। तीन हेडिंग्स हम बनाएंगे कि अगर ये सवाल सीएसएस के पेपर में या पीसीएस के या पीएमएस के पेपर में आ जाता है तो इसमें तीन हम मेन हेडिंग्स बनाएंगे कि मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल के ये तीन जो थे वो मेजर रीज़न्स थे, और फिर उन तीनों रीज़न्स में फिर सब हेडिंग्स हैं। मतलब ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो एक क्वेश्चन फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में होगा। सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में ये सवाल आ रहा है कि व्हाट वर दी काजेज़ ऑफ फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो पॉइंट ये लिखेंगे हम कि मुग़ल एम्पायर जो था ये ऐसे नहीं है कि बस कोई कुछ दिनों के अंदर अंदर गिर गया, ख़त्म हो गया। ये मुग़ल एम्पायर को ख़त्म होने में इवन औरंगज़ेब की डेथ के बाद भी इसको तकरीबन 150 साल लग गए थे। कहते हैं कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि मुग़ल एम्पायर में जो लास्ट उनका ग्रेट एम्परर था वो औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब की जो डेथ होती है वो 1707 में होती है, तो 1707 से भी 150 साल लग गए मुग़ल एम्पायर को कम्प्लीटली ख़त्म होने में। अच्छा, अब ये मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की डेथ के बाद इसका डिक्लाइन कैसे हुआ और ये फुली ख़त्म कैसे हो गया, उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। वो जो रीज़न्स हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन रीज़न जो था इसका वो था कि रिबेलियंस। अब ये रिबेलियंस में क्या पॉइंट्स आएंगी, सब हेडिंग्स क्या आएंगी, वो नीचे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगी कि इंडिया में डिफरेंट इन्वेजन्स हुई, जिसकी वजह से पर्शियन इन्वेजन या अफ़गान इन्वेजन या फिर फाइनली यूरोपियंस आए, तो उन्होंने जो इंडिया को इन्वेड किया जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक हो गया। इसी तरह तीसरी जो मेन हेडिंग होगी वो होगी कि प्रॉब्लम्स जो थे वो इनके जो कैपिटल में दिल्ली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और फाइनली ये ख़त्म हो गया। तो अगर ये पेपर में सवाल आ रहा है तो इसमें हम इसकी जो है ना ये तीन हेडिंग्स लिखेंगे कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के जो मेन रीज़न्स थे वो एक रिबेलियंस की वजह से, दूसरा इन्वेजन्स की वजह से, और तीसरा डिफरेंट वेरियस प्रॉब्लम्स इन कैपिटल, या जो उनकी सेंटर की गवर्नमेंट का जो सेंटर था दिल्ली, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का फॉल हुआ। अच्छा, तो इसमें मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के तीन रीज़न्स हमने डिस्कस किए। एक रेबेलियंस की वजह से, दूसरा इन्वेजन्स की वजह से, और तीसरा मैंने आपको बताया दिल्ली के प्रॉब्लम्स। अब रेबेलियंस किस तरह की थी, उसमें सब हेडिंग्स क्या लिखेंगे हम। रेबेलियंस ये कि वहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर था उनके जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने मुग़ल एम्पायर को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। नंबर वन पॉइंट, उन्होंने बगावत की। दूसरी बात ये कि उनके जो पहले जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो इनको रेवेन्यू भी देते थे, टैक्सेस भी देते थे, हर किस्म की सपोर्ट भी देते थे मुग़ल एम्पायर को, उन्होंने भी अब आहिस्ता आहिस्ता 1707 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में।
इसी तरह जो मुग़लों के जिस तरह लॉयल प्रिंसेस थे, इसी तरह जो उनके प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, मुग़लों ने हर प्रोविंस में गवर्नर रखा हुआ होता था। उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अभी मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में नहीं हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह जो चौथी सबसे बड़ी रेबेलियन की जो काज थी वो थी मराठा। ये कह रहा है कि द मराठाज पोज्ड सीरियस चैलेंज टू मुग़ल अथॉरिटी। मुग़लों को सबसे बड़ा जो नुकसान दिया वो मराठाज ने दिया। अच्छा, इसी तरह इन्वेजन्स में किस तरह की इन्वेजन्स हुई थी कि जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। एक तो इन्वेजन्स थी पर्शिया से, जिसको आजकल हम ईरान कहते हैं, पर्शिया से, जिसमें नादिर शाह की इन्वेजन बड़ी मशहूर है कि नादिर शाह ने बर्बाद कर दिया इंडिया को, लूटिंग की यहाँ पे काफ़ी। और उस ज़माने में मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल एम्पायर का एम्परर था। दूसरी टाइप का इन्वेजन्स कहाँ से हुई, अफ़गानिस्तान से मुग़लों के ज़माने में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी इन्वेजन जो थी वो डिफरेंट कॉन्क्वेस्ट, मतलब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए, यहाँ पे इंडिया में फ्रेंच आए, इंग्लिश पीपल आए जिनको हम ब्रिटिश कहते हैं। तो इन तीनों ने भी मुग़ल एम्पायर को वीक कर दिया। और ये जो रेबेलियस काज़िज़ थे, इन्होंने भी मुग़ल एम्पायर को वीक कर दिया कि वहाँ पे लोकल लीडरों ने बगावत की, वहाँ पे लोकल प्रिंसेस ने बगावत की, वहाँ के प्रोविंशियल गवर्नर्स ने बगावत की, और मराठा जो थे वो भी काफ़ी पावरफुल हो गए और उन्होंने भी बगावत भी की और मुग़लों को काफ़ी टफ़ टाइम दिया, कमज़ोर कर दिया मतलब। अच्छा, इसी तरह तीसरी जो रीज़न थी मुग़लों की, ये मैं इसको ऊपर से नीचे अगर किसी को भी नोट करना है तो वो स्टॉप करके ये जो है वो समझें कि नोट्स ही हैं। नोट्स जो है वो इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी लिया जा सकता है। अच्छा, तीसरी जो मेन हेडिंग होगी वो होगी प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स थी, दिल्ली में किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। जैसे वहाँ पे जो लीडरशिप थी मुग़ल एम्पायर की वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। अच्छा, इसी तरह जो लीडर्स थे उनकी सेल्फ़ इंडल्जेंस और उनकी जो नेचर हो गई प्लेयर सीकिंग के, बस वो एन्जॉयमेंट में ही पूरे थे। जो हुकूमती उमूर थे उनकी तरफ उनकी कोई भी तवज्जो नहीं थी। इसी तरह फिर कॉन्सिक्वेंटली उनके जो रेवेन्यूज़ थे वो भी जनरेट नहीं हो रहे थे, फंड्स क्रिएट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से आर्मी भी वीक होती जा रही थी। और आर्मी वीक होती है तो फिर कोई भी एम्पायर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि मुग़ल एम्पायर जो है इसके मुग़ल एम्पायर के जो डाउनफॉल के रीज़न्स हैं वो, एक तो हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ये जो एम्पायर था कोई थोड़े से पीरियड में ख़त्म नहीं हुआ, इसको तकरीबन औरंगज़ेब की डेथ के बाद भी तकरीबन 150 साल लग गए। और इसके डाउनफॉल में डिफरेंट रीज़न्स हैं। उसमें जो रीज़न्स हैं उनको आप जो है वो डिवाइड करेंगे मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। मेन हेडिंग्स जो होंगी वो 3 होंगी। मेन हेडिंग नंबर 1 होगी कि बगावतें जो हुई थी, रेबेलियंस, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक हो गया। अब बगावतें किस तरह की हुई थी वो एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे भी, और मैंने अभी की भी हैं। नंबर 2 रीज़न था इन्वेजन्स, के डिफरेंट इन्वेजन्स हुई थी जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक हो गया। और तीसरी जो मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी दिल्ली में, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स के, वहाँ पे जो एम्परर बैठे होते थे वो काफ़ी सेल्फ़ इंडल्जेंट हो गए, वो बस एन्जॉयमेंट में ही अपनी वो एंजॉय कर रहे थे अपने स्टेटस को, पावर को। गवर्नमेंट की तरफ, आवाम की तरफ, राया की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं थी, गवर्नमेंट के अफेयर्स की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से फिर इनकी आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यूज़ भी कम होते गए और आर्मी भी वीक हो गई और मुग़ल एम्पायर जो था वो ख़त्म हो गया।
अच्छा, हमने जो पहला रीज़न पढ़ा था वो था कि रेबेलियंस की वजह से मुग़ल एम्पायर जो था वो उसका डिक्लाइन हुआ। अब रेबेलियन में सब हेडिंग्स हम क्या लिखेंगे? रेबेलियन में सबसे पहली सब हेडिंग आएगी कि ये मैं इधर लिख रहा हूँ इस तरफ। रेबेलियन में सबसे पहली सब हेडिंग ये आएगी कि वहाँ पे जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स कह रहा है कि थ्रेटेंड मुग़ल एम्पायर के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने मुग़ल एम्पायर को, लोकल लीडर का मतलब क्या है कि मुग़ल एम्पायर साइज़ में काफ़ी बड़ा हो गया था। अब मुग़ल जो एम्परर था उसके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो गया था कि हर गांव में, हर छोटे इलाके में, हर कस्बे में वो प्रॉपर जो है वो गवर्नेंस कर सकें। तो वहाँ पे ऐसे इलाकों में जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ पे जो लोग जो जैसे कोई सरदार टाइप, वडेरे टाइप लोग थे, उनकी रूट्स और उनकी वहाँ के इलाके की नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो जो ज़मींदार थे वो काफ़ी वेल्थ भी जमा कर लेते थे। और कभी कभी तो वो ज़मींदार जो है वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी ओन कर देते थे, उनके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी। अब जब तक औरंगज़ेब था तब तक तो चले मामला ठीक था कि औरंगज़ेब तक तो पावरफुल एम्परर्स ही थे मुग़ल एम्पायर में। औरंगज़ेब की डेथ के बाद वो इस तरह के जो ज़मींदार थे, जो लोकल लीडर्स थे, मुग़ल एम्पायर में जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में जो छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस थे, वहाँ पे जो लोकल ज़मींदार थे, अब औरंगज़ेब की डेथ के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी को कबूल करना जो है वो कम कर दिया या स्टॉप कर दिया। और उनमें काफ़ी लीडर्स ऐसे भी थे, ज़मींदार ऐसे भी थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि वो किसी तरह, किसी किस्म का भी कोई भी टैक्स जो है वो दिल्ली में बैठे मुग़लों को नहीं देंगे। अब ये जो लोकल ज़मींदार थे, लीडर्स थे, जब ये इन्होंने मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी को कबूल करना बंद कर दिया या उसको चैलेंज करना शुरू किया, तो ये समझें कि पहला स्टेप था मुग़ल एम्पायर के वीक होने का। इसी तरह रेबेलियन में जो दूसरी पॉइंट होगी वो होगी कि जिस तरह लोकल जो ज़मींदार थे उन्होंने, ये इसमें लोकल लीडर्स नहीं लिखना था, लोकल ज़मींदार बेहतर होगा। रेबेलियंस में जो दूसरी सब हेडिंग आएगी वो आएगी, पहली सब हेडिंग थी कि जो लोकल ज़मींदार थे उन्होंने थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी पॉइंट जो है वहाँ पे जो लोकल प्रिंसेस थे, अब मुग़ल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इस तरह की थी कि कह रहा है कि मुग़ल रूल हेड रिलाइड ऑन लोकल प्रिंसेस लॉयली ओबेइंग द एम्परर। मतलब मुग़ल रूल जो था वो डिपेंड करता था लोकल प्रिंसेस पे। जैसे काफ़ी एरियाज ऐसी थी जो हिंदू प्रिंसेस के कंट्रोल में थी, जैसे राजपूत प्रिंसेस थे। तो जैसा कि अकबर के ज़माने में अकबर ने काफ़ी हिंदुओं के एरियाज़ को कॉन्कर किया, और फिर वहाँ पे जो लोकल उनके हिंदू राजा थे उनको ही एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह दे दी कि जो है वो आप यहाँ भी कह रहा है कि दे केप्ट बोथ देयर स्टेटस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ देयर लैंड्स, के हिंदुओं को कहा कि जो हिंदू राजा थे उनको कहा कि आप जो है वो अपने एरिया में खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन अपनी चलाएं। अब इसके बदले में वो जो लोकल प्रिंसेस होते थे वो मुग़ल एम्पायर को कुछ टैक्सेस देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मुग़ल एम्पायर को टैक्सेस देते थे। अब ये कह रहा है कि एज़ मुग़ल कंट्रोल वीकेंड, जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ के बाद उनका जो कंट्रोल है मुग़लों का वीक हुआ, तो इस तरह के जो प्रिंसेस थे उनको ये चांस मिल गया कि वो अपनी मर्ज़ी से रूल कर सकें। मतलब वो जो मैंने तो एक मिसाल दी कि जैसे हिंदू राजा, हिंदू प्रिंसेस होते थे, वो पहले तो मुग़लों को टैक्स वगैरह भी देते थे, ट्राइब्यूट भी देते थे। अब जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई तो फिर अब उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने इलाकों को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। और अब मसला ये भी था कि काफ़ी जो इस तरह के प्रिंसेस थे या उनके इलाके थे वो इतने दूर थे कि वहाँ पे मुग़लों का या मुग़ल आर्मी का पहुँचना ही मुश्किल हो जाता था, या
वहाँ का टेरेन ऐसा था, टोपोग्राफी ऐसी थी, या मौसम, या काफ़ी रीज़न्स थी। तो इस तरह के जो लोकल प्रिंसेस थे उन्होंने भी मुग़लों को टैक्सेस वगैरह देना बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया। तो अब मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो ऐसे जल्दी नहीं हुआ, उसको तकरीबन को 150 साल लगे हैं। उसके डिक्लाइन के डिफरेंट रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न जो है वो रिबेलियंस हैं कि बगावतें हुई, और दूसरी रीज़न है कि इन्वेजन्स हुई, और तीसरी रीज़न है दिल्ली के प्रॉब्लम्स। अब जो बगावतें हुई, रिबेलियंस हुई, उसमें बगावतें हम 1 बाय 1 पेपर में लिखेंगे कि नंबर 1 के वहाँ पे जो लोकल लीडर्स या लोकल ज़मींदार थे उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, या लास्ट ग्रेट एम्परर औरंगज़ेब की डेथ के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मीज़ बना ली और उन्होंने मुग़लों को ट्राइब्यूट देना छोड़ दिया। इसी तरह जो लोकल प्रिंसेस थे, जिन इलाकों को मुग़लों ने फ़तेह किया हुआ था, कॉन्कर किया हुआ था, अब औरंगज़ेब की डेथ के बाद उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने भी ट्रिब्यूट देना छोड़ दिया। इसी तरह अब कुछ तो जो लोकल सरदार भी समझ में आ गए होंगे आपको, और प्रिंसेस भी समझ में आ गए होंगे कि जिस तरह मैंने हिंदुओं की मिसाल दी। और तीसरी ये थी कि बात कि मुग़ल एम्पायर जो था वो काफ़ी, उनके जो प्रोविंसेस होते थे, जैसे बंगाल का प्रोविंस है या जैसे हैदराबाद का प्रोविंस है, तो इस तरह के प्रोविंसेस में मुग़ल एम्पायर अपने गवर्नर्स नॉमिनेट करता था। तीसरी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये तीसरी पॉइंट। तो मुग़लों के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको मुकर्रर किया जाता था, और वो अक्सर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से भेज देती थी उसी इलाके में, या वहाँ का कोई लोकली बंदा उनको सेंट्रल को अपना प्रोविंशियल गवर्नर बना दिया जाता था। अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, कह रहा है कि मुग़ल रूल हैड डिपेंडेड ऑन लोकल ऑफिशियल्स कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली, कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे ये गवर्नर्स, और इन गवर्नर्स को जो है वो वहाँ पे लोकली नवाब्स कहा जाता था, जैसे नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध। तो इस तरह के जो नवाब्स थे, कह रहा है कि स्लोली ये जो नवाब्स थे वो पावर गेन करते गए, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर वीक होता गया तो प्रोविंशियल नवाब्स जो थे वो स्ट्रांग होते गए। कह रहा है एज दे ग्रू मोर पावरफुल देयर लॉयल्टी वीकेंड एंड ऑफन दे ओनली पेड लिप सर्विस टू द एम्पायर। मतलब जैसे ही दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई तो दिल्ली में जो नवाब, बंगाल में जो नवाब बैठा है वो बस सिर्फ लिप सर्विस दे रहा है, और जो है वो प्रॉपर ट्रिब्यूट पेश नहीं कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरह ये अपना मुग़ल एम्पायर, इस तरह प्रोविंशियल गवर्नर्स ने स्लोली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम आज़ाद हैं, जिसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। इसमें नीचे कह रहा है कि ड्यूरिंग 1720s जो अवध का नवाब था और बंगाल का, दे सिंपली ब्रोक अवे फ्रॉम इम्पेरियल कंट्रोल, और दे टू स्टॉप सेंडिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। मतलब जो अवध का नवाब था या बंगाल का नवाब था, उन्होंने अपने आप को समझे कि आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि हम देखें कि सरदार जो थे, लोकल सरदार, उन्होंने भी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आज़ाद कर दिया। आज़ाद चाहे आप ना भी कहें, मतलब सही तरीके से मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी को कबूल करना बंद कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट ग्रेट किंग ऑफ मुग़ल एम्पायर। इसी तरह वहाँ पे जो प्रिंसेस थे उन्होंने भी जो है वो लॉयल्टी अपनी चेंज कर दी, और जो इनके अपने गवर्नर्स नॉमिनेटेड थे उन्होंने भी अपने आप को काफ़ी जगहों पे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो ये बगावत ही हैं, सरदारों ने बगावत की, प्रिंसेस ने बगावत की, इस तरह प्रोविंशियल गवर्नर्स ने बगावत की। तो इन सब ने मिलकर जो मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। और जो इसके बाद बगावतों में जो चौथी पॉइंट आएगी वो आएगी मराठा पावर की। कह रहा है कि द मोस्ट सीरियस चैलेंज टू मुग़ल अथॉरिटी केम फ्रॉम मराठास। सबसे ज़्यादा जो सीरियस चैलेंज मुग़लों को मिली वो मराठास ने दी।
At the time of his death, Aurangzeb had failed to crush Marathas who lived in Dakhan and were constant thorn in the side. दक्खन क्या है? दक्खन इंडिया में एक प्लेटू है। प्लेटू किसको कहते हैं? प्लेटू एक टेबल की तरह लैंड होती है, ऐसे प्लेन होता है, मैदानी ज़मीन होती है। ये एक मैदान है और ये प्लेटू है। प्लेटू में और मैदान में क्या फ़र्क है कि प्लेन जो है वो बिल्कुल सीधा होता है और प्लेटू भी बिल्कुल सीधा, प्लेट की तरह बिल्कुल सीधा होता है। प्लेटू PLATAU प्लेटू। अच्छा, प्लेटू और इसमें फ़र्क क्या होता है कि प्लेटू जो है वो हाइट पे होता है, क्लिफ पे होता है। ये हाइट पे है ना, टेबल की तरह ऊपर होता है, ये प्लेटू है। जैसे पाकिस्तान में पोटवार प्लेटू है, पाकिस्तान में अपना बलूचिस्तान प्लेटू है या तिब्बत प्लेटू है, ये प्लेटूज़ हैं। तो इसी तरह दक्खन भी जो है, हैदराबाद दक्खन प्लेटू है इंडिया में। इंडिया की अगर आप जोग्राफी देखेंगे तो इंडिया में इस तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ ईस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं और बीच में ये दक्खन प्लेटू है। एनीवेज, इसमें कह रहा है कि जो चौथी पॉइंट है रेबेलियन में, बगावतों में, उसमें ये कह रहा है कि द मोस्ट सीरियस चैलेंज टू मुगल अथॉरिटी केम फ्रॉम मराठास। और औरंगज़ेब ने भी मराठास को सही तरीके से क्रश नहीं किया था। अगर ये औरंगज़ेब ने इनको क्रश कर दिया होता तो फिर ये आगे जाके मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में जो इनका बड़ा हाथ था वो ना होता। मराठास कौन थे? मराठास वर नोन फॉर देयर स्किल्स एज गोरिल्ला फाइटर्स। ये गोरिल्ला फाइटर्स थे। ये जो है वो गोरिल्ला फाइटर्स वैसे भी किसी भी एम्पायर को या किसी पावर को काफ़ी नुकसान देते हैं। और ये डिवोटेड हिंदू थे, मतलब वो हिंदुज़म को काफ़ी सपोर्टिव थे और लिबरल नहीं थे, कंजर्वेटिव हिंदू थे। कह रहा है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अंडर देयर डेयरिंग एंड रुथलेस लीडर शिवाजी, मराठास में शिवाजी, ये शिवाजी मशहूर लीडर है। कह रहा है कि इसके इन्फ्लुएंस में जब ये इसकी लीडरशिप शिवाजी की आई तो उसमें मराठा पावर और इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में इस तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ ईस्टर्न घाट्स माउंटेन्स हैं और बीच में ये सेंट्रल दक्खन प्लेटू है। तो सेंट्रल इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया। अब ये इनका इन्फ्लुएंस जो है इतना बढ़ गया कि मराठास आगे जाके यहाँ से वेस्ट से ईस्ट तक, यहाँ पे बंगाल है तो तकरीबन बंगाल तक जो है ना इन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया, यहाँ तक। बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी दे वर मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया। 18th सेंचुरी के मिडिल में मराठास कह रहा है कि मोस्ट पावरफुल पीपल थे इसमें इंडिया में। इसका मतलब है कि 1750s में 1760s में ये मुग़लों को टक्कर दे रहे थे और मुग़लों से ज़्यादा स्ट्रांग थे। इन 1760 दे इवन ऑक्यूपाइड दिल्ली। 1760 में इन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मराठा जो थे वो 1707 में डेथ हुई औरंगज़ेब की और 40-50 साल में इन्होंने दिल्ली तक पहुंच गए, दिल्ली पे कब्ज़ा इन्होंने कर लिया मराठा ने। तो ये 1707 से जो कहानी स्टार्ट हुई थी, 1707 से और 1760 तक ये कहानी दिल्ली तक पहुंच गई। तो अब लग रहा था कि उनको अब स्टॉप नहीं किया जा सकता। इट सीम्ड दे कुड नॉट बी स्टॉप्ड। तो कहने का मतलब ये है कि मराठा जो थे ये गोरिल्ला फाइटर्स थे और इन्होंने शिवाजी के लीडरशिप में काफ़ी जो है वो पावर हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता ये टेरिटरीज पे कब्ज़ा करते गए और फाइनली इंडिया के जो है वो सेंट्रल वेस्ट से सेंट्रल ईस्ट तक सारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, जाके तकरीबन बंगाल तक, और 1760 तक इन्होंने दिल्ली पे भी कब्ज़ा कर लिया। तो जिसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर जो था वो उसके डिक्लाइन में मराठास का बड़ा हाथ है। ये इसकी जो पूरे लेक्चर की समरी है वो आखिर में मैं समरी भी दूंगा। अभी एक बार फिर से आपको मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट करवा दूँ कि मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल की काज़ेज़ क्या थी, उसका इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे।
उसके बाद हम काज लिखेंगे। काज में नंबर 1 रेबेलियन काज है, दूसरी काज है इन्वेजन। रेबेलियन में लोकल लीडर्स या ज़मींदार, उनकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उन्होंने बगावत करना स्टार्ट कर दी। और उनके जो लॉयल प्रिंसेस थे उन्होंने बगावत कर दी, उनके प्रोविंशियल गवर्नर्स ने बगावत कर दी, इसी तरह मराठास ने बगावत कर दी। अब जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी इन्वेजन्स। ये मैं इसके दूसरे पार्ट में इन्वेजन्स और इससे आगे ये लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये लेक्चर अभी 25-26 मिनट का हो गया है, तो ये अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो देखने में मुश्किल होगी। इसलिए अगले लेक्चर में, मतलब पार्ट 2 में, इसी लेक्चर का पार्ट 2, उसमें हम इन्वेजन्स और फिर दिल्ली के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस का जो है वो दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, एक एक करके पूरा सिलेबस को इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू।